चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। बात 1950 से 1990 के बीच में ही होगी। और आपको बता दूं, जब आपने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, तो उस टाइम पे भी आपने ये टॉपिक पढ़ा था, पर समय था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज का टॉपिक क्या है? फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड 1950 टू 1990। ठीक है, इंपॉर्टेंस पहले पढ़ते हैं कि फॉरेन ट्रेड हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसके बाद इसको हम शुरू करेंगे। बच्चे, यहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस आ रहा है, यहां पे देखो मैंने सारे पॉइंट किस पे रखे हैं? इंपोर्ट पे रखे हैं। इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से चीजें खरीदना। तो पहले लाइन में आपने क्या खरीदा बताओ बाहर से? इंपोर्ट करने से इनेबल अ कंट्री टू ओवरकम हर डोमेस्टिक रिसोर्सेज लिमिटेशन। इसका मतलब यह है कि कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज की कमी है तो उस कमी को खत्म किया जा सकता है, उस कमी की प्रॉब्लम खत्म किया जा सकता है अगर हम क्या करते हैं बाहर से। तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया होगा हमने बाहर से? रिसोर्सेज ना। तो कुछ रिसोर्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ताकि जो रिसोर्स हमारे यहाँ कम है उस कमी को पूरी की जा सके। फिर दूसरा, एक कंट्री इंपोर्ट करती है एसेंशियल रॉ मटेरियल। बच्चों, रॉ मटेरियल बिजनेस के होते हैं ना। अगर मुझे एक फोन बनाना है और फोन बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और मेरे यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो बहुत महंगा है, तो क्यों ना मैं रॉ मटेरियल कहां से लूं? बाहर से। मैं फाइनल गुड्स नहीं खरीद रहा बाहर से, क्या खरीद रहा हूं? रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं जो कि मेरे प्रोडक्शन में मुझे हेल्प करेगा। तो एक कंट्री इंपोर्ट कर सकता है एसेंशियल रॉ मटेरियल या फिर कैपिटल गुड्स, पता है ना, मशीनें वगैरह। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री में जो जरूरत पड़ती है उसको भी हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं बाहर से इंपोर्ट करके। फिर इंपोर्ट हो रहा है किसका? पर टेक्नोलॉजी का, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होगा? क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाई है हमने। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है और आप कुछ प्रोडक्शन करते हो, पर आप बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से बिजनेस कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आपने बाहर से एक नई टेक्नोलॉजी मंगवा ली, कोई भी तरीका हो सकता है वो, इससे क्या हुआ? आपके प्रोडक्शन का लेवल पहले से बढ़ गया। तो ये भी एक फायदा है। और लास्ट एक और है, इट कैन आल्सो इंपोर्ट, खाने पीने की चीजें भी आप बाहर से मंगवाते हैं या फिर कोई दूसरे एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है। तो या तो आप फूड ग्रेन बाहर से मंगवा रहे हो या फिर कोई और एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स मंगवा रहे हो ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल किया सके। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इंपोर्ट करने से हमारा नुकसान होता है, पर अगर इन चीजों को इंपोर्ट करते हो तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। कहीं पे यहाँ पे फिनिश गुड्स मंगवाया आपने? फिनिश गुड्स नहीं। देखो, फिनिश गुड्स में आप कह सकते हो कैपिटल गुड्स भी फिनिश गुड्स में आता है, लिखा है ना लास्ट में। पर कैपिटल गुड्स जैसे मशीन मैं मंगवा रहा हूँ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं 1 लाख की मशीन बाहर से मंगवा रहा हूँ, उस 1 लाख से मैं पूरे साल में 20 लाख का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा देश का। ठीक है, ऐसे कैपिटल गुड्स वहां से मंगवाने में कोई नुकसान नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर आप पूरी तरह डिपेंड ही हो चुके हो, वहां से लाके सिर्फ यूज कर रहे हो, तो उसमें आपका देश का नुकसान होगा। तो ऐसे में इंपोर्ट करने से आपका कोई नुकसान नहीं। पहले में आपने क्या इंपोर्ट किया था? रिसोर्सेज। दूसरे में आपने क्या इंपोर्ट किया? रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स। तीसरे में क्या इंपोर्ट किया? टेक्नोलॉजी। और लास्ट में क्या इंपोर्ट किया आपने? फूड ग्रेन या कोई और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इन सारी इंपोर्ट की बात हो गई है। फिर लिखा हुआ है कि लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आल्सो कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंपोर्ट करने से भी और एक्सपोर्ट करने से भी हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती ही होती है। फिर लिखा है एक्सपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट करने से क्या आता है? वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। आप सामान बेचोगे तो बाहर से आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इट वुड बी अ पोजीशन ऑफ इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसे रहने दो, ये रहने दो, लास्ट वाला लो। एक्सपोर्ट करने से मार्केट एक्सपेंड होती है। अगर आपका बिजनेस है और आप सिर्फ इंडिया में बेच रहे हो तो आपका बिजनेस शायद एक टाइम पे लिमिट रह जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस के प्रोडक्ट को बाहर भी बेचना शुरू कर दिया है तो आपकी मार्केट क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो एक्सपोर्ट करने से मार्केट एक्सपेंड होती है। कौन सी मार्केट? डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड होती है, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए थे। एज द साइज ऑफ मार्केट एक्सपेंड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिजल्ट। अच्छा, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो भी पहले से क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी, कम हो जाती है। बच्चे देखो, मैंने आपको ये 11 में सिखाया था कॉस्ट चैप्टर में
समोसे वाले का एग्जांपल दिया था कि अगर वो एक टाइम पे एक समोसा बनाए तो ज्यादा कॉस्ट आएगी उस समोसे की। वो कॉस्ट कम करने क्या करता है, बहुत सारे समोसे एक बार में तलता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से प्रोडक्ट के प्राइस क्या होते हैं, पहले से कम होते हैं, प्राइस नहीं कॉस्ट। ठीक है, और अगर आप बाहर बेचोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ऐसे में आपका ही फायदा होगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक कंट्री को क्यों पार्ट लेना चाहिए किसमें, फॉरेन ट्रेड में, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री को क्यों पार्ट लेना चाहिए। आपने पहले वाले आंसर में इसका आंसर देख लिया था, स्टार्टिंग के पहले 5, क्या वो जरूरी नहीं है देश के लिए, तो एक कंट्री को पार्ट लेना चाहिए ना फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, तो इसके और भी आंसर्स हैं, देखो ये क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंट्री पार्टिसिपेट इन फॉरेन ट्रेड, कंट्री को पार्टिसिपेट करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में, क्यों, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विस कॉम्पिटिटिवली, मतलब यहां पे हर एक देश दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो उसी से ही अपने गुड्स प्रोडक्शन कर सकता है। तो हर एक, क्या हम तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं ना, उसे हम बाहर से खरीदना ही पड़ेगा। उसी तरह हर कंट्री के पास कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स होता है जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई ना कोई ऐसा गुड्स होता है जिसे वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए उसको बाहर दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना ही पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कंट्री को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री सारे गुड्स से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अ कंट्री रिसोर्सेज, जो कंट्री के पास रिसोर्सेज होते हैं वो सुटेबल है ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स, एंड वो कुछ ही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। इसीलिए द कंट्री शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स फॉर विच इट रिसोर्सेज आर सुटेबल, इसलिए उस कंट्री को वही गुड्स बनाने चाहिए जिसके लिए वो सुटेबल है। अगर वो सुटेबल के बाहर जाएगा ना तो शायद वो गुड्स उसके लिए महंगा पड़ेगा, महंगा बनेगा वो। अगर आपके पास जो रिसोर्सेज, आप उस रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज नहीं है उसको भी लेकर आप प्रोडक्शन करोगे तो शायद आपको रॉ मटेरियल महंगे पड़ेंगे, रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और क्या पता वो प्रोडक्ट बाहर सस्ता मिल रहा हो तो आपसे कोई खरीदेगा क्या, बाहर से खरीदेंगे फिर प्रोडक्शन करने में फायदा नहीं होगा। इसलिए कंट्री को वही गुड्स बनाने चाहिए जिसके लिए वो सुटेबल है, दस गिविंग इट इज अ कॉस्ट एडवांटेज से क्या होता है, उसको उससे खर्चे कम आते हैं, और इंपोर्ट फर्दर गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री से दूसरे गुड्स प्रोड्यूस इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि हाँ कंट्री को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में। अच्छा अगला क्वेश्चन है क्या, मतलब फायदे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं। तो आइए, सबसे पहला, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, इंकरेज स्पेशलाइजेशन ऑन द बेस ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, दिस इनेबल अ कंट्री टू ऑब्टेन फॉरेन गुड्स एट अ चीपर रेट इन कॉन्टेस्ट टू डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज। इसका मतलब वही है कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से बहुत ऐसे फायदे भी हो जाते हैं जहां पर हम बाहर से ऐसे रॉ मटेरियल मंगवा लेते हैं जिससे हमारी बनाने की कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आपको मोबाइल बनाना है इंडिया में, तो इंडिया में मोबाइल बनाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आपको एक ब्रांड, हमारे यहाँ कोई अपना ब्रांड तो है ही नहीं इंडिया का, और जो भी है वो भी क्या करते हैं, चिप वगैरह जो है या रॉ मटेरियल जो है वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ है ही नहीं, और हमारे यहाँ उसको अगर रॉ मटेरियल बनाएंगे ना, प्रोड्यूस करेंगे तो महंगा हो जाएगा। इसलिए पहला आंसर, पहला जो पॉइंट लिखा हुआ उसी का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए क्या लिखा है, दिस इनेबल अ कंट्री टू ऑब्टेन फॉरेन गुड्स एट अ चीपर रेट। इसलिए क्या होता है, कई बार हमें बाहर सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है अपने देश से कंपेयर में, ठीक है, और हम बाहर से खरीदते हैं क्योंकि हम जितने ही फोन खरीद रहे हैं सब बाहर से ही आ रहा है। शायद बाहर से ना आ रहा हो, लेकिन बाहर से पार्ट्स आके यहाँ बन जाते हैं। जितने भी आपके ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड जितने भी हैं, वो सब पार्ट्स बाहर से आते हैं और यहाँ असेंबल हो जाते हैं, फिर भी वो बाहर से ही कहलाया जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर आप सामान बाहर बेच रहे हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इससे हमारी कंट्री का मार्केट क्या होगा, क्या होगा, वाइड होगा, मतलब एक्सपेंड होगा। पहले भी पढ़ा था हमने। प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो इसके कॉस्ट भी क्या हो जाएगी हमारी, कम, और कॉस्ट कम आने से आप लीड द लोअर कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आपकी जो टोटल कॉस्ट कम आएगी और इससे आपकी पर क्वांटिटी का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से आपके खर्चे कम आएंगे और हर एक क्वांटिटी का कॉस्ट भी क्या होगा, कम। इससे आपका ही फायदा होने वाला है। आपको बता दो, जैसे आप टेम्पर ग्लास लगवाते हो, ये जो लीड मिलते हैं,
एयरबड मिलते हैं, ये सब बहुत सस्ते सस्ते होते हैं चाइना में, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। लीड तो ये मान लो 5-6 रुपए में। ये जो क्या नाम है, आप टेम्पर ग्लास लगवाते हो, इसकी कॉस्ट 2-3 रुपए की होती है, यहाँ आते आते वो 30 रुपए का बढ़ जाता है। ऐसा वहां पे इतना कम सस्ता क्यों है? क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट क्या होती है, उनकी कॉस्ट हर क्वांटिटी पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही इसका एग्जांपल है बच्चों। इससे क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत स्कोप होगा, मतलब इसका बहुत ज्यादा वाइड होगा, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इंडस्ट्रीज भी आपके देश में बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और इससे आपका फायदा ही फायदा है। इससे आपका कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, इनोवेशन भी होती है और आपके देश में कैपिटल फ्लो भी आता है। इनोवेशन होती है क्या? अगर आज के टाइम पे फोन इतने इनोवेटिव आ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा देश बाहर से खरीदता है। अगर हमारा देश बाहर से फोन ना खरीदता तो हमारे देश में कभी भी इनोवेटिव चीजें होती ना, इनोवेशन फोन होते ही ना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से बाहर की कंपनियां आती हैं और इनके बीच में कंपटीशन तैयार होता है। उनके बीच में जब कंपटीशन होता है अच्छा वाला, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में इनोवेशन क्रिएट्स होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड काम करता है, कैसा काम? इंजन ऑफ ग्रोथ। आपके देश में ग्रोथ हो रही है ना, तो उसका इंजन कौन है? इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि आपके देश में ग्रोथ हो रही है प्रोडक्शन से, जीडीपी से, तो जीडीपी में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रही है, और किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। और टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाई आपने, है ना। अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ी रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल आपने बाहर से मंगवाया, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड एक इंजन है ग्रोथ का। और एक कंट्री में अगर मान लो कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है, तो दूसरे कंट्री कैसे पहुंच जाता है वो? बताओ। अगर एक कंट्री में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और उस कंट्री का फायदा हो रहा है, तो वो दूसरे कंट्री में कैसे पहुंचेगा? ट्रेडिंग से तो होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। अगर मान लो अमेरिका के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्शन में काफी हेल्प मिलती है उनको, तो इंडिया में कैसे आएगा वो? वहां से टेक्नोलॉजी करके, इंपोर्ट करके। तो वही लिखा हुआ है बच्चे, एक ट्रांजिट ग्रोथ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड के एक पार्ट में अगर कोई चीज है तो दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है, अनदर पार्ट तक पहुंच जाता है। द डिमांड ऑफ ब्रिटेन, जैसे डिमांड ऑफ ब्रिटेन फॉर रॉ मटेरियल ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। मतलब ब्रिटेन ने अपने कंट्री को बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए जिस चीज की डिमांड करी, उससे फायदा किसका हो गया? और ब्रिटेन ने पैसा, ब्रिटेन कहां से लेके आया था पैसा? ब्रिटेन पैसा कहां से लाया इतना? अरे 1947 में देश आजाद हुआ था हमारा, बर्बाद हुआ था देश। क्या क्या ले गए वो यहां से? सब कुछ ले गए ना, रॉ मटेरियल, तो पैसा हो गया उनके पास, और उस पैसे से उन्होंने अपने कंट्री को आगे बढ़ाया। लेकिन वो जो चीजें चाहते थे अपने कंट्री में, वो कहां से लेके आ रहे थे? तो बच्चे उन पैसों से ये कंट्री भी क्या हो गए? ग्रोथ हो गए। मतलब उनके पास इतना पैसा था, हम हमसे ले गए थे, अपने देश को तो बढ़ाया, साथ साथ ये कंट्री भी आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं इतना, अगर वो पैसा आज होता हमारे देश में, वो रिसोर्सेज सारे होते, वो वेल्थ चीजें सारी होती, तो हम बहुत ज्यादा अमीर कंट्री होते, बहुत ज्यादा। बच्चे लास्ट है हमारा कि ट्रेडिंग करने से क्या होता है? हम अर्न करते हैं क्या? वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की अर्निंग होती है। चलिए लास्ट है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसा हो चुका है? अब इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंस से पहले पूरी तरह कंट्रोल ब्रिटिश का ही था, हम किसी भी कंट्री को बेच नहीं पा रहे थे, 2-3 कंट्री बेच पा रहे थे, और पूरी तरह कंट्रोल किसका था? मोनोपोली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश का था। तो ऐसे में वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड विटनेस ट्रेमेंडस इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, मतलब 1950 से लेकर अब तक। ये सब प्लानिंग पीरियड चल रहा है ना, 5-5 साल सरकार आ रही है, तो तब से लेकर अब तक हमारे फॉरेन ट्रेड में पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ क्या क्या फायदा हुए हैं, देखो क्या क्या पॉइंट्स बदले हैं। एग्रीकल्चर का शेयर पहले से क्या हुआ है, मतलब बाहर पहले से हम कम बेच रहे हैं अभी के मामले में। उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या, ये सब भी पहले से क्या हो गया है, हम पहले करते थे, और ये सब भी पहले से क्या हो गया है, कम। लेकिन बढ़ा किस चीज का है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के प्रोडक्शन की वैल्यू, प्रोडक्शन बढ़ी है और इसको हम बाहर ज्यादा बेच रहे हैं। इंडिया पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचता था, ठीक है, और ये सब भी बेचता था क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर में आता है, जूट में ना, जूट, टी, फूड ग्रेन, मिनरल्स वगैरह। लेकिन ये सब भी पहले से कम हो गए हैं क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ज्यादा यूज करते हैं, हमें पहले से कम हो गए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अब हम यहाँ बनाते भी हैं और बाहर
बेचते भी हैं। ऐसा कंडीशन हो गया। दूसरा, आज के टाइम पे हम कितने कंट्रियों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सब कंट्री के नाम लिखे हैं, यूएई, चाइना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ये सब जहां पहले 3-4 कंट्री से ट्रेडिंग होती थी, आज हम कई सारे कंट्री से ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले। क्या लिखा है? ये बताइए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैसे आपके देश के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगा। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये होता क्या है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के बदले दूसरा यूज करना, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आप जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसको बाहर से मंगवा के यहां पे प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने शुरू तो किया है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसी का तो एग्जांपल है। और अगर आप चीजें बाहर से ना खरीद के यहां बनाएंगे तो आपके देश के इंडस्ट्रीज को ग्रोथ होना ही होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे देश के इंडस्ट्री बना रहे हैं और भागे बना रहे हैं, पर आप लोग कहां से खरीद रहे हो? बाहर से खरीद रहे हो, तो वो इंडस्ट्री चलेगी क्या? डाउन हो जाएगी ना। ऐसे ही तो हुआ था पहले भी, जब इंडियन कस्टमर ब्रिटिश प्रोडक्ट के फेवर में आ गए थे, याद है बताया था पहले क्या हुआ था? हमारे इंडियन कस्टमर ब्रिटिश प्रोडक्ट के फेवर में हो गए थे और इंडियन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आ गए थे, तभी हमारे इंडियन इंडस्ट्री बेकार हो गई थी। और आज अगर ऐसा ही होगा फिर से, तो फिर से हम उसी दौर में चले जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब बाहर से जो हम चीजें खरीद रहे हैं उसे यहाँ बनाया जाए। लेकिन क्या पूरी तरह हम बाहर डिपेंड नहीं होंगे? पूरी तरह डिपेंड जीरो हो जाएगा क्या हमारा? नहीं, पर जितना हो सके उतना तो बना सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा आप क्रूड ऑयल को लेकर बाहर डिपेंड हमेशा रहोगे, हमारे इंडिया में तो नहीं है। तो बच्चे ये इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैसे प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे इंडस्ट्री, हमारे कंट्री के इंडस्ट्रीज को। तो देखो लिखा है फर्स्ट 7 5 प्लान, मतलब 1951 से 56 तक एक हो गया, 56 से 61 2 हो गया। ऐसे 7-5 प्लान में इंडिया ने फॉलो किया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। क्या होता है ये? इंडिया ने फॉलो किया कि हम जितना हो सके उतना कम बाहर से खरीदें और बाहर बेचे ज्यादा, मतलब डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करी है। इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, और इस स्ट्रेटेजी में क्या एम क्या था? या तो उसे रिप्लेस कर दो, उसे यूज मत करो, या उसका कुछ अलग सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट, ठीक है, जो हम करते थे उसका अलग सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे विद डोमेस्टिक। किसके साथ? किससे करेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे यहां बने वो चीजें, इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट गुड्स मेड बाय इन फॉरेन कंट्री। तो हम जो बाहर से खरीद रहे थे उसकी जगह हम डोमेस्टिक गुड्स यहां यूज करने कह रहे हैं। ये इंडस्ट्री वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम। इंडस्ट्री को एनकरेज किया गया कि आप ये बनाइए, जो हम बाहर से खरीद रहे हैं इनको बनाइए इंडिया में। दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर टू द, क्या होता है ये? इसे हम इंपोर्ट सब्सिडी कहते हैं। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली क्या? गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो हाँ, यहाँ पे बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं 2 पॉलिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। पहली है टैरिफ पॉलिसी, दूसरा है कोटा पॉलिसी। पहली क्या है? टैरिफ, दूसरा क्या है? देखो बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ कर लेना इस क्वेश्चन को, क्या तो दोबारा भी आ जाए। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या किया? तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लेके आई, कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके आए, जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाए। उसमें पहला क्या स्ट्रेटेजी था? क्या पॉलिसी? टैरिफ। टैरिफ मतलब टैक्सेशन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टैक्सेशन पॉलिसी। बच्चों जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट हूं और आप लोग बाहर सामान खरीद रहे हो, हमारे इंडिया से ना खरीदे, कहां से खरीद रहे हो? बाहर से। और आपका कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का है बाहर से, और मैंने उस पर लगा दिया 100% टैक्स, मतलब डबल। तो अब पता है वो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ेगा? 2000 रुपए का। वो बंदा तो आपको कितने में बेचेगा? 1000 रुपए में, पर वो कितना पड़ेगा आपको? बीच में 1000 रुपए मेरे। क्या अब लोग उतना खरीदेंगे बाहर से? किससे खरीदेंगे फिर? अपनी कंट्री से खरीदेंगे ना। तो इंडिया ने जानबूझ के, इंडियन गवर्नमेंट ने जानबूझ के क्या करा? इसको टैरिफ पॉलिसी में लेके आए, मतलब टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए। किस पर? सामान खरीदने पर। ये लिखा है क्या बच्चे? देखना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टैक्स लगाया गया किस पर? इंपोर्टेड गुड्स पे, टू मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड
ताकि लोग उसे यूज ना करें। समझ में आ गया? एक और कौन सा है? कोटा पॉलिसी। क्या लिखा है? कोटास स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। मान लो कोई ऐसा गुड्स है जिसे बाहर से खरीदना ही पड़ेगा हमें, जो हमारे यहां बन नहीं सकता। जैसे मान लो पेट्रोल, पेट्रोल बाहर से खरीदना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को लगता है कि हम ज्यादा पेट्रोल खरीद लेंगे तो भी हम बाहर कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे, तो पैसा हमारा यहां से कहां जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, एक पॉलिसी लगा दी, कोटा पॉलिसी लगा दी। कोटा पॉलिसी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप बाहर सामान खरीद रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बाहर से खरीद के यहां बेचते हो, और आपसे मैंने बोला कि आप पूरे साल में सिर्फ 5,000 क्वांटिटी खरीद सकते हो। कितना? 5,000। तो स्पेसिफिक कर दिया ना मैंने, यहाँ पे सिर्फ कितना खरीद सकते हो? 5,000 क्वांटिटी। इससे ऊपर खरीदोगे तो क्या लग जाएगा? ऊपर वाली पॉलिसी लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी? ऊपर वाली। कौन सी है? टैक्सेशन वाली, टैरिफ पॉलिसी। समझ में आया? तो इसमें अब ये चीज सब पे लगी थी, जो ऐसी चीजें जो बाहर से ही हम खरीदते हैं लेकिन ज्यादा ना खरीद रहे, इस वजह से क्या लगाया था? उस पर कोटा पॉलिसी लगा दी। कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इतना ही खरीद सकते हो, इसके बाद भी तुम खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है, पर जैसे खरीदोगे तो हैवी टैक्स लग जाएगा। ठीक है? तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 1950 टू 1990 के बीच में। फिर से बताओ, मैं आपको बताओ, आप बताइए कौन कौन सी पॉलिसी लगाई थी? शॉर्टली बताओ। एक टैरिफ पॉलिसी और दूसरा कोटा पॉलिसी लगाई गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए खत्म ये वाला टॉपिक।